10th सिविक्स चैप्टर 2 संघवाद, इसको इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं। ये पूरा हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए जो SST जो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान हिंदी मीडियम लिखते हैं उसका ये नोट्स है। यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो फेडरलिज्म जो संघवाद है वो है क्या, तो सबसे पहले समझना होगा कि संघवाद होता क्या है। तो ये एक नोट्स है। और एक चीज़ देखिए, आपको संघवाद जब फेडरल कहते हैं तो क्या इंडिया फेडरल है या इंडिया संघवाद है, ये भी क्वेश्चंस यहाँ पर चैप्टर्स में आता है। तो सबसे पहले संघवाद का इसके लिए हमको समझना होगा कि संघवाद में होता क्या है। तो यहाँ पर होगा कि जैसे अगर संघवाद है फेडरल है तो 3 टायर सिस्टम, मैंने 3 टायर सिस्टम या 2 टायर सिस्टम होगा गवर्नमेंट। एक सरकार एक तरह का जैसे एक स्तरीय गवर्नमेंट नहीं होगा, मैंने 1 टायर सिस्टम नहीं होगा गवर्नमेंट, 2 टायर हो सकता है, 3 टायर। 2 टायर में मैंने क्या, एक हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट हो, ये 2 टायर हो गया। स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर, या फिर केंद्रीय सरकार राज्य सरकार, और या फिर उससे नीचे अगर आप देखेंगे तो कभी कभी पंचायती सिस्टम होता है, पंचायती राज जिसको हम लोग कहते हैं पंचायती राज सिस्टम। तो यहाँ पर ये पंचायती राज पद्धति हो गया, तो इसको 3 टायर कहते हैं, 1st टायर, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर। तो ये फेडरलिज्म हो गया संघवाद। और इंडिया का जैसे पूछा जाता है कि क्या इंडिया भारत संघवाद है, तो मैं आपको कहता हूँ संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि भारत संघवाद है, भारत संघवाद नहीं है। लेकिन उनकी विशेषताएं, भारत का जो संविधान की विशेषताएं हैं वो लगभग माने कि संघवाद से मिलता जुलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं या भारत की सरकार की विशेषताएं फेडरलिज्म है या संघवाद है। तो यहाँ पर संघवाद 2 या 2 से अधिक स्तर के गवर्नमेंट होते हैं, 2 या मोर देन 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर यहाँ पर जबकि एकात्मक में होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म, जैसे फेडरल और यूनिलेटरल गवर्नमेंट। तो शासन का एक स्तरीय और बाकी कहीं उसके अधीन होकर कार्य करती है। जैसे हो गया प्रेसिडेंट होता है, उसके नीचे सभी का पावर है। माने यहाँ पर जैसे सेंट्रल और स्टेट है तो दोनों का स्वतंत्र पावर है, दोनों के पास एक पावर को बांट दिया गया, लेकिन यहाँ पर सारा पावर जो है दोनों के पास नहीं होता है, वो एक गवर्नमेंट के पास होता है। तो ये हो गया इसका विशेषताएं। फिर संघवाद का एक विशेषता है, जैसे मैंने अभी कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कुछ विशेष प्रकार का आदेश नहीं दे सकती। यानी केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को आदेश नहीं दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात माने। लेकिन यहाँ पर जो एकात्मक होता है, यूनिफॉर्म गवर्नमेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य या जो भी प्रांतीय सरकार है उसको आदेश दे सकता है। तो यहाँ पर भारत में ऐसा नहीं है, भारत में दोनों स्वतंत्र है। अब यहाँ देखें कि सरकार और राज्य के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं, राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती है, लेकिन वह इसके लिए केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं देती, दोनों ही जनता को जवाबदेह है। यानी जो अकाउंटेबिलिटी है वो पब्लिक है, सब्जेक्ट है, सरकार नहीं है। और यहाँ पर मैंने दोनों अपना पावर जो है वो, क्योंकि इलेक्शंस होता है, दोनों जगह अलग अलग टाइम में इलेक्शन होता है। अभी देखेंगे वेस्ट बंगाल में हुआ था, ये पश्चिम बंगाल में हुआ था, जहाँ पर मुख्यमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस ने जीता था, जबकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये सबसे अलग होता है। तो यहाँ पर लेकिन राज्य सरकार अगर एकात्मक होगा तो यहाँ पर आपको समझना होगा, अगर एकात्मक होगा तो राज्य सरकारें केंद्र सरकार के जरिए जवाबदेह होती है। राज्य सरकार जो है कोई भी काम करेगा केंद्र सरकार बताएगा। अब इस फेडरल गवर्नमेंट का उदाहरण कौन कौन है, तो भारत, कनाडा, जर्मनी, और यहाँ पर क्या है फ्रांस, चीन, जापान। जहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंट है, वहाँ पर स्टेट में अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर है तो वो उसके प्रति जवाब नहीं है। अब संघवाद के प्रकार कि फेडरलिज्म का टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म क्या चीज़ है, तो टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म जो होता है, एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर की बात करेंगे तो कमिंग टुगेदर में 7 आकर संघ बनाना। फिर उसके बाद देखिए होल्डिंग टुगेदर कि पहले 7 थे और 7 हैं, अभी भी रहेंगे। होल्डिंग टुगेदर कि 7 थे, 7 रहेंगे। तो यहाँ पर हो गया कि 7 लेकर संघ बनाना, और यहाँ पर 7 आकर संघ बनाना, यानी कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर जो पहले अलग अलग देश थे वो एक हो गए, छोटे छोटे प्रांत थे, जैसे USA, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो थे अलग अलग थे, एक हो गया। यानी दो या अधिक स्वतंत्र इकाइयाँ को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है। जैसे यूनाइटेड किंगडम भी एक इसका जमुक है, जहाँ भी यूनाइटेड या USA या दिखेगा इस तरह से। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में पहले भी बड़ा देश था और उन्होंने अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया,
जैसे हम लोग का है उड़िया बोलता है तो उड़ीसा, बंगाल बोलता है तो बांग्लादेश, ये वेस्ट बंगाल, और इस तरह से जैसे तेलुगु का है तो तमिल भाषा है तमिलनाडु। तो इसमें केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली लेकिन होती है, होल्डिंग टुगेदर, मैंने सब साथ होकर रहना था, जैसे भारत जापान सब एक साथ होकर हैं। फिर यहाँ पर नोट देख रहे हैं, अब यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन होता है, तो लोकसभा के में बहुमत दल का नेता होता है, जैसे जिसका बहुमत है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का है तो वो प्रधानमंत्री होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में जिसका बहुमत है, जैसे अगर बिहार में देखिएगा तो जनता दल यूनाइटेड का तो नीतीश कुमार है, फिर उसके बाद देखिए बंगाल में देखिएगा तृणमूल कांग्रेस का तो ममता बनर्जी है, झारखंड में देखिएगा तो यहाँ पर जैसे हेमंत सोरेन है जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी के हैं। तो यानी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह का होता है, यहाँ पर जैसे वर्टिकल टाइप का गवर्नमेंट भी होता है, वर्टिकल टाइप जिसको क्षेत्रीय वितरण होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो यहाँ पर होता है लेजिस्लेचर, यहाँ पर हो गया लेजिस्लेचर, फिर जाके यहाँ पर हो गया एग्जीक्यूटिव, जो कि अब इसको ये समझना होगा, उसके बाद जुडिशरी, यानी तीनों जो है वर्टिकल। अब यहाँ पर विधायिका करता क्या है, तो विधायिका जो है पढ़े कि लेजिस्लेचर है, यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाता है, ये सब जो है जो लेजिस्लेचर कहलाता है, विधायिका कहलाता है। अब यहाँ से इसी में से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसके पास बहुमत हो गया वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और उसके साथ मिनिस्टर बन जाता है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सबको मिला के प्राइम मिनिस्टर और उसके जो मंत्रीगण है उसको मिलाकर, प्रधानमंत्री उसके मंत्रीगण को मिला के एग्जीक्यूटिव कहा जाता है या कार्यपालिका, जो कि सारा काम करती है और ये संसद के प्रति जवाबदेह होती है। और दोनों में अगर माने कि कोई कानून सरकार बनाई और वो संसद में पास हो गया लेकिन फिर भी डिस्प्यूट है, पब्लिक को पसंद नहीं है, तो कोई भी वहाँ पर जो PLI डाल के दे सकता है और वहाँ पर जज जो है, जुडिशरी जो है, न्यायालय जो है वो निर्णय करता है। यानी एक दूसरे से सब बंधा हुआ है, एक दूसरे को लोग माने कि चेक एंड बैलेंस है, चेक कि अगर ये कुछ गलत कर रहा है तो इसको चेक करता है ये, और इसको अगर ये दोनों गलत कर रहा है तो इसको चेक करता है, और इस तरह से पावर को बैलेंस करते हैं। तो चेक एंड बैलेंस है जिसको हम लोग वर्टिकल कहते हैं। उसके बाद देखिए हॉरिजॉन्टल हो गया, जिसमें हॉरिजॉन्टल में क्या है, एक भारत में सरकार होता है, फिर केंद्र सरकार जिसमें केंद्र सरकार होता है, उसके लिए राज्य सरकार नीचे ये प्रांतीय सरकार, फिर उद्धृतीय और वितरण। तो इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर इंडिया में क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायिका शक्ति यानी पावर को डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है। तो एक होता है यूनियन लिस्ट जिसको संघ सूची कहते हैं। तो यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, यानी संघ सूची में क्या क्या आता है, तो जो देश का मामला है, देश का इंटरेस्ट का मामला, हित के मामले में, जैसे डिफेंस, रक्षा, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, मनी और फॉरेन एक्सटर्नल, ठीक है, या एक्सटर्नल अफेयर्स। फिर स्टेट लिस्ट में होता है जो स्टेट से संबंधित है, जैसे पुलिस, इरिगेशन, सिंचाई, एग्रीकल्चर, ट्रेड और कमर्शियल। फिर कभी कभी होता है कि दोनों कोई उसमें कानून बना सकता है, जैसे कोई सूची है जिसमें दोनों बना सकता है, जैसे एजुकेशन जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, फॉरेस्ट, मैरिज, मजदूर संघ, उत्तराधिकारी, गोद देना, ये सब। फिर जो बाकी बच गया जैसे विषय कहते हैं उसको रेसिडुअल लिस्ट कहते हैं, यानी अन्य जिसमें बाकी बचे विषय हैं, जिसमें कंप्यूटर हो गया या IT आया। फिर गांव के स्तर पर स्थानीय संसद को पंचायती राज कहते हैं। अब पंचायत में गांव में कैसे कैसे होता है, तो पहले ग्राम पंचायत होता है, फिर उससे चुन के जाता है तो ब्लॉक लेवल पर होता है, तो पंचायत समिति होता है, उसका जिला परिषद होता है। तो पंचायत, ग्राम पंचायत क्या है, तो प्रत्येक गांव या ग्राम सभा में एक पंचायत होती है गांव में, जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं, और प्रधान अध्यक्ष को, जो अध्यक्ष होता है उसको सरपंच भी कहा जाता है। और पंचायत समिति क्या होता है, तो कई ग्राम पंचायत, बहुत सारे पंचायत मिलकर एक आता है मंडल में, जिसको या ब्लॉक होता है जिसको कहते हैं, उसमें गठन होता है, और इसके सदस्य चुनाव इस इलाके के इस इलाके के जितना भी सभी पंचायत सदस्य हैं जो चुन के आया है वो इसके सदस्य होते हैं। फिर जिला परिषद में क्या होता है, इसका अलग से एक गठन होता है और इसके सदस्यों का चुनाव होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, और जिला परिषद में उसमें से नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, जो लोकसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य और जिला स्तर के संस्था के सदस्य, अधिकारी। अब जिला परिषद प्रमुख, उसका प्रमुख चुनाव होता है, इस प्रकार होता है। फिर आपको क्या क्या बात याद रखना, जो अभी तक देखे हम लोग पढ़े, तो संघीय सरकार में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। फिर दूसरी बात आपको याद रखना है कि संघीय सरकार में विभिन्न स्तर पर सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट नहीं होते हैं, जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। फिर संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर से सरकार अकेले नहीं बदल सकती। फिर है कि संघीय व्यवस्था का उद्देश्य, माने फेडरेशन का उद्देश्य क्या है,
तो देश की एकता को सुरक्षित रखना और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। फिर है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे संघीय व्यवस्था वाले देशों में प्रांत और केंद्र की तुलना में अधिक ताकत होती है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो पावरफुल लेस होता है, कम होता है सेंट्रल, तो वहाँ पर एकात्मक पॉलिसी है। फिर भारत, बेल्जियम, स्पेन में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है। फिर सातवां बात याद रखना है कि भारतीय संविधान में विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत में उपयुक्त 3 सूचियों का अतिरिक्त बाकी बचे विषय को भी अधिकार क्षेत्र भारत क्षेत्र में केंद्र सरकार सूची मिलेगा, जिसको रेसिडुअल कहते हैं। भारत में 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी है, ये भी याद रखना है। फिर से एक से अधिक राजनीतिक दलों को मिलाकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। फिर अनुसूचित भाषाएं, वे 22 भाषाएं जिन्हें भारतीय संविधान ने 8वें अनुसूची में रखा है, इसको अनुसूचित भाषाएं कहते हैं, यानी 22 भाषा जो है, जैसे हम लोग जो बोलते हैं हिंदी, ये सब उसमें। फिर भारत में 1992 में संविधान संशोधन करके पंचायतों को ज़्यादा शक्ति दिया गया, उसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और ये क्या होते हैं, राजीव गांधी बोल रहे हैं, राजीव गांधी ने इसको शुरू किया था और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। फिर नए संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित की गई 33% से। इस तरह से ये नोट फिनिश होता है, और इसका एक अंक का, क्योंकि इसमें से जो इस बार टर्म 1 का जो एग्जाम होगा वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम इसको एक नंबर का क्वेश्चन आगे देंगे। थैंक यू।